कतर पर इजराइल के हमले का दूसरा राउंड का अलर्ट आ गया है। दोहा सितंबर जैसे फिर दहलने वाला है। कतर के अमीर ने फिर से बारूदी तबाही को दावत दे दी है, क्योंकि एक बार फिर दोहा में इजराइल के दुश्मनों का जमावड़ा लगा है। एक बार फिर से इजराइल को धमकियां दी गई है। एक बार फिर से नेतन्याहू का दिमाग गर्म कर दिया गया है। कतर के अमीर ने इजराइल दहलाने की धमकी दी। दोहा फोरम में इजराइल पर भड़के अहमद अल शरा। ईरान ने इजराइल जलाने वाली मिसाइलें लॉन्च की। खाड़ी से ट्रंप को मिलने लगी 10 युद्ध की टेंशन। इजराइल पर दुश्मन एक साथ टूट पड़े हैं। नेतन्याहू को कई फ्रंट से टेंशन मिलने लगी है। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब के बाद अब कतर के अमीर ने भी नेतन्याहू पर गाजा में धोखा देने के आरोप लगा दिए हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल थानी ने यह दावा किया है कि गाजा में किसी तरह का सीज फायर लागू नहीं है। 10 अक्टूबर को हुआ युद्ध समझौता सिर्फ छलावा है। और इतना ही नहीं, अल थानी ने इजराइल विरोधी कतर, तुर्की, मिस्र के साथ मिलकर के अब नया एक्शन प्लान बनाने का भी ऐलान कर दिया है। Now we are at a critical moment. It's not yet there. So it's what we have just done is a pause. We cannot consider it yet a ceasefire. A ceasefire cannot be completed unless there is a full withdrawal of the Israeli forces. There is stability back in Gaza. People can go in and out, which is not the case today. जहां सीरिया के अहमद अल शरा थे, जहां मुस्लिम मुल्कों के तमाम नुमाइंदे थे, वहां फिलिस्तीन देश बनाने का ऐलान हुआ है। वहां कतर ने हमास की लीडरशिप को दोबारा पनाह देने की बात भी मानी है। इसका मतलब यह है कि कतर ने पीएम नेतन्याहू की धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। नेतन्याहू ने ऐलान कर रखा है कि वो फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे। इजराइल उन्हें भी सबक सिखाएगा जो हमास का साथ दे रहे हैं। जिन्होंने हमास कमांडरों को हथियार और फंडिंग की, वो भी इजराइल के टारगेट पर हैं। हालांकि गाजा में इजराइल को बड़ा झटका लगा है, जहां हमास का कट्टर दुश्मन कहा जाने वाला कमांडर यासिर अबू शबाब मारा गया है। कमांडर यासिर गाजा पट्टी में इजराइल समर्थित मिलिशिया पॉपुलर फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर था। गाजा पट्टी में यासिर अबू शबाब इजराइल के समर्थन में हमास लड़ाकों का सफाया कर रहा था। लेकिन दक्षिणी गाजा के रफा शहर में लड़ाका ग्रुप की आपसी भिड़ंत में अबू शबाब को मारा गया। इजराइल को गाजा से भी बड़ा झटका ईरान से मिला है, जहां युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। ईरान ने मिसाइलों का ये खौफनाक दृश्य दिखाकर नए युद्ध की आग भड़का दी है। ईरान ने मिसाइलों के सीरियल धमाके किए हैं। ईरान ने जमीन से समंदर तक बारूदी तहलका काट रखा है। ईरान की रॉकेट फोर्स युद्ध के लिए अब फड़फड़ाती नजर आ रही है। ये धमाके युद्ध का ट्रेलर हैं। मिसाइलों की ये मार इजराइल के लिए चैलेंज है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने फिर से सुपर पावर को चुनौती दे डाली है। ईरान पहली बार हाहाकार के मूड में है। फारस की खाड़ी में बारूदी बवंडर लाकर ईरान ने दुश्मनों की धुकधुकी बढ़ा दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने पहली बार ऐसी मिसाइल का धमाका किया है जिसकी रेंज में फारस की खाड़ी का चप्पा चप्पा आता है। ईरान में बना स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर सहंद पहली बार दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक हेलीकॉप्टर डेक, टॉर्पीडो लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप गन, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं। पिछले साल जंगी युद्धपोत कुछ समय के लिए खाड़ी के उथले पानी में डूब गया था।
जिसे मरम्मत करके दोबारा नौसेना के बेड़े में तैनात कर दिया गया है। ईरान युद्ध के लिए रेडी है। तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब ने इजराइल को घेरने का प्लान बना रखा है। तो क्या इजराइल बैकफुट पर है? बिल्कुल नहीं। दुश्मनों से 10 कदम आगे चलने वाले इजराइल ने रक्षा बजट में बम्पर इजाफा किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि डिफेंस के लिए 112 बिलियन शेकेल इजरायली करेंसी का बजट रखा गया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच की ओर से कहा गया कि 2026 के लिए रक्षा बजट 2023 की तुलना में 47 अरब शेकेल ज्यादा है। इजराइल ने 2 साल से चल रहे युद्ध पर अब तक 31 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च किया है। डिफेंस बजट में बम्पर बढ़ोतरी के बाद पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजराइल किसी भी दुश्मन को कुचलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। השרים והשרות, אנחנו פותחים כעת את ישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנת 2026. אנחנו מביאים תקציב אחראי, מאוזן, ובעיקר תקציב שעונה על כל צורכי הביטחון של מדינת ישראל. במלחמת התקומה אנחנו צברנו הישגים כבירים. הניצחונות שלנו בשבע חזיתות מבהירות דבר פשוט. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, ואני מוסיף, וזה גם קשור, יש לה כלכלה חזקה ויציבה. रक्षा बजट की जानकारी के साथ नेतन्याहू ने नए मोसाद चीफ रोमन गोफमैन की नियुक्ति की घोषणा की। रोमन को 2020 में 210वीं बाशान डिवीजन का कमांडर बनाया गया था। ये डिवीजन सीरिया में अहम सैन्य ऑपरेशन अंजाम देती है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने गाजा पर हमला किया था, उस समय गोफमैन इन्फेंट्री ट्रेनिंग सेंटर के चीफ थे। हमास के हमले के पहले दिन रोमन गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के बाद रोमन को पीएम ऑफिस में काम दिया गया और अब जनरल रोमन गोफमैन जून 2026 से मोसाद चीफ का जिम्मा संभालेंगे। אני מביא היום את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. רומן הוא מפקד עתיר הישגים. בצה"ל הוא ליווה אותי כמזכירי הצבאי. הוא ליווה אותי. רומן ליווה אותי בשנה האחרונה במלחמת התקומה, במבצע עם כלבי. הוא פעל מול צה"ל וכל גורמי הביטחון, כולל ובהדגש עם המוסד. הוא בעל תכונות מוכחות של מנהיגות, יצירתיות, תחכום, תחבולנות, בקנה מידה עולמי. इजराइल अपनी सैन्य तैयारियों के साथ नए हथियारों से भी दुश्मनों को खौफ से भर रहा है। इजराइल ने अपने सबसे शक्तिशाली और सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम लेजर सिस्टम को वॉर जोन में तैनात किया है। इजराइल का आयरन बीम पैराडाइम शैटरिंग लेजर डिफेंस 30 दिसंबर से एक्टिव हो जाएगा। आयरन बीम में लाइट बीम के मुकाबले ज्यादा पावर है, इसकी रेंज ज्यादा है और इसे कई तरह के खतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन बीम खास तौर पर न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल, रॉकेट और मोर्टार को भी मार गिरा सकता है, जिससे ये ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आयरन बीम मोबाइल 50 किलोवाट सिस्टम की रेंज 5 से 7 किलोमीटर है। इस सिस्टम को कम दूरी का हाई पावर लेजर बनाया गया है, जो कि आयरन डोम जैसे दूसरे डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने वाले प्रोजेक्टाइल को भी रोक देती है। आयरन बीम में 2 टेलीस्कोप हैं। इसमें एक से शक्तिशाली लेजर निकलेगी और दूसरे से इसकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाएगी। ये सिस्टम आयरन डोम के साथ इंटीग्रेटेड होकर इजराइल की 360 डिग्री सुरक्षा करेगा।
इजरायली लेजर डिफेंस सिस्टम ने अक्टूबर 2024 में हिजबुल्लाह के लगभग 40 ड्रोन को मार गिराया था। नया आयरन बीम उससे कहीं ज्यादा घातक और विस्फोटक बताया जा रहा है। इजराइल के दुश्मन जहां युद्ध की रणनीति बना रहे हैं, वहीं नेतन्याहू हथियारों को धार दे रहे हैं, क्योंकि अब की बार इजराइल का सामना दुश्मन देशों की सेना से है। ईरान जैसे मिसाइल पावर, तुर्की जैसा ड्रोन पावर, कतर और सऊदी अरब जैसे अमीर देशों से निपटने के लिए इजराइल को पूरी ताकत झोंकनी होगी। इसके साथ ही इजराइल को सुपर पावर का बैकअप भी चाहिए, नहीं तो युद्ध एक तरफा साबित होगा।